हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमा वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आए हैं, जो कि सामान्य हिंदी का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। अवधी पूर्वी हिंदी की भाषा है, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की है, भोजपुरी पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपसे पूछा कौन सा गलत है। गलत कौन सा हो जाएगा इसमें, भोजपुरी। भोजपुरी पूर्वी हिंदी की नहीं है, किसकी है, ये किसकी उपभाषा है, तो ये आपकी हो जाएगी बिहारी की। बिहारी उपभाषा की क्या है, बोली है। ठीक है, बात करें पूर्वी हिंदी की, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, अवधी आता है, बघेली आता है और छत्तीसगढ़ी आता है। ठीक है, ये बोलियां आती हैं पूर्वी उपभाषा के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है। तो देखिए, हिंदी शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले अंक की मात्रा वाला आता है, सबसे पहले संतान आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे आपके। ठीक है, उसके बाद में संतान के बाद में क्या आएगा आपका, सकल या फिर सचल या सक्षम में से इनमें से कोई एक आएगा। तो देखिए सातों तीनों में कॉमन है, यहाँ पे का है, यहाँ पे चा है, यहाँ पे छा है। तो आपको पता होना चाहिए जो छा है वो का और सा से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये भी का है और ये भी का है। का के बाद में यहाँ पे क्या है, ला आया, और यहाँ पे का के बाद में सा आया है। तो इनमें पहले कौन आएगा, तो पहले इसमें ला वाला आएगा। ठीक है, तो देखिए संतान के बाद में क्या आएगा, सकल, संतान के बाद में सकल, फिर सक्षम, फिर आपका आ जाएगा सचल। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका एकदम सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है, एकांकित भाग का शुद्ध रूप बताइए। तो देखिए अजस्र ऐसे नहीं लिखा जाता, अजस्र कैसे लिखा जाता है, ऐसे अजस्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, मच्छका किसका तत्सम है। तो मच्छका किसका तत्सम है, तत्सम है मक्खी का। मिट्टी का तत्सम क्या है, मृतिका। मछली का क्या है, मत्स्य। और मच्छर का क्या है, मच्छर का आपका तत्सम बताना है, तत्सम क्या है मच्छर का, तो मशक। कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या है। देखिए इसका तो मैं आपको बता ही दिया, मच्छर का क्या था, मच्छर का था मशक। आपको बताना है कि चलिए इसको छोड़िए, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आप बता ही दीजिए, चलिए गेहूं का बता दीजिए आप। ठीक है, गेहूं का तत्सम बता दीजिए कि गेहूं का तत्सम क्या होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। कौन सा वर्ग इसमें शुद्ध है, इंद्र, रतीश, सहस्त्राक्ष, मगवा या फिर घर, निकेतन, आयतन या फिर निलय, यमुना, करंदी, भानुतया, तनया या फिर जानवी, वस्त्र, पाठक, अंबर या जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये सब किसके पर्यायवाची हैं, घर के। देखिए इसका अलावा और भी होते हैं, भवन होता है, निवास होता है। ठीक है, ये सब भी किसके पर्यायवाची होते हैं, तो घर के ही होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म गलत है, मुंह का बाचाल, इसका क्या है, विलोम दे रखा है। मुंह का विलोम क्या होता है, बाचाल। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, छली का बहिरंग, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। तो इसमें गलत क्या है, छली का बहिरंग। बहिरंग का जो विलोम होता है वो क्या होता है, अंतरंग। ठीक है, क्या होता है, अंतरंग। नेक्स्ट देखिए, कृष्ण विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो कृष्ण विष्णु अविनाशी किसके अनेकार्थी हैं, तो ये हैं आपके अच्युत के। अच्युत के क्या हैं, ये आपके अनेकार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है। तरंग, तुरंग। तरंग का मतलब लहर होता है, तुरंग का मतलब घोड़ा होता है। पथ, पथ का मतलब रास्ता, पथ का मतलब स्वास्थ्यप्रद आहार। तरणी, तरणी का मतलब होता है नाव। तो देखिए यहाँ पर गलत मिला रखा है। तरणी का मतलब क्या होता है, तरणी का मतलब होता है नाव, और तरुणी का मतलब होता है युक्ति। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम सही। नेक्स्ट देखिए, आधी रात का समय क्या कहलाता है। तो आधी रात के समय के लिए एक शब्द होता है, वो होता है निशीथ। ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये सब क्या है, ये आपके रात्रि के पर्यायवाची हैं, सबरी, निशा और व्यवहारी। नेक्स्ट है, इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो देखिए तंद्रालु का संरचित होता है तंद्रा, धन, लु। तो इसमें प्रत्यय कौन सा बन जाएगा, लु। ऑप्शन नंबर बी। इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होता है। तो देखिए छाया का बहुवचन छाया ही होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली।
ठीक है। आपसे पूछा कि वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है, कैसा वाक्य है? जब नहीं आ रहा है तो ये वाक्य कैसा हो जाएगा? निषेधात्मक वाक्य हो जाएगा, यानी निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा आपका, ठीक है। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो दही हमेशा क्या होता है? पुल्लिंग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है, दही पुल्लिंग होता है, ना कि स्त्रीलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से भाववाचक संज्ञा है क्रोधी, तीत, भरत या फिर चिंता। तो चिंता क्या है? एक तरह का भाव है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, ठीक है। किसको भगाया? डाकुओं को भगाया। तो इस वाक्य का कारक क्या है? तो कारक क्या आता है? कर्म कारक। कर्ता ने कर्म किसको भगाया? डाकुओं को भगाया। इसमें क्या हो जाएगा? कर्म कारक। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही है इसका मतलब चालू अभी पूर्ण नहीं हुई है, तो वो क्या आ जाएगा? अपूर्ण वर्तमान के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है। यानी अभी पूरी नहीं हुई है तो किस में आएगी? वो अपूर्ण में ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी चल नहीं सकता का भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा? रोगी से चला नहीं जाता, रोगी चल नहीं पाएगा, रोगी चल नहीं पा रहा है, या फिर रोगी नहीं चलेगा। तो इसका भाववाच्य हो जाएगा इसका, रोगी से चला नहीं जाता। नेक्स्ट है, अफसोस मैं नहीं जा सका, रेखांकित शब्द के अव्यय का प्रकार बताइए। तो देखिए, अफसोस कैसा होता है? शोक सूचक वाक्य होता है, तो इसमें कौन सा अव्यय हो जाएगा? शोक सूचक अव्यय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? क्रिया विशेषण मतलब, क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताए। मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, यह हवा धीरे धीरे बह रही है। देखिए, बहने की विशेषता कौन बता रहा है? धीरे धीरे। तो इसमें कौन सा क्रिया विशेषण हो जाएगा? धीरे धीरे। तो यही वाक्य क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण से युक्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अक्षौणी का संधि विच्छेद है, अच्छोधन हिणी, अच्छधन ओहिनी, अच्छोधन अहिणी या फिर अच्छधन ओहिणी। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अच्छधन ओहिनी, ठीक है। इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? तो वृद्धि संधि इसमें हो जाएगी। नेक्स्ट है, अनायास में समास है, तो द्वयु, नय, द्वंद्व या फिर कर्मधारय। तो इसमें समास कौन सा हो जाएगा? नड, ठीक है। इसमें कौन समास हो जाएगा? नय समास हो जाएगा, ठीक है। नय तत्पुरुष समास अनायास में, ठीक है। जिसमें नकारात्मक शब्द से शुरुआत होती है उसमें नय तत्पुरुष समास ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। अंक भरना, आस्तीन का सांप, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तूती बोलना। तो देखिए, ये सब क्या है? ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये क्या है आपका? ये आपके मुहावरे हैं। बाकी ये क्या है? आपकी लोकोक्ति है, ठीक है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये आपकी लोकोक्ति है, बाकी तीनों मुहावरे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सम्मिलित नहीं करता है? देखिए, पूर्ण विराम ऐसा ही होता है, अल्पविराम भी ऐसा होता है, योजक चिन्ह ऐसा नहीं होता, बस कैसा होता है? तो ऐसा होता है। यही आपका क्या बन जाएगा? एकदम सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? उसमें न पत्ते थे न फूल थे, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है और उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है। तो देखिए, जिसमें बीच में एक संयोजक जुड़ा होता है उसको बोलते हैं मिश्र वाक्य। तो इसमें क्या है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, तू तू करता तू भया, मुझ में रही ना हूँ, बारी फेरी बल गई, ये देखो ते तू। इन पंक्तियों में कौन सा रस निहित है? वियोग श्रृंगार रस, बीरस, शांत रस या फिर वात्सल रस। तो इसमें कौन सा है? तो इसमें शांत रस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निराला की कविता जूही की कली उदाहरण उदाहरण है, किसका उदाहरण है? वर्णिक छंद का, मात्रिक छंद का या फिर मुक्तक छंद का। तो जो जूही कली है, एक कौन सा छंद है? ये आपका मुक्तक छंद का उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तरनी तनुजा तर तमाल तरवर बहुछाए, झुके कुलसों जल प्रसन हेतु मनहु सुहाए। इस कविता की प्रथम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, जब एक ही वर्ण की आपत्ति बार बार हो रही है तो उसमें वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। निम्न में से किस पुस्तक की पंक्तियां हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं वो किसकी हैं? यशोधरा की। यशोधरा जो रचना है उसकी पंक्तियां हैं। ये यशोधरा रचना किसकी है? तो ये रचना है आपकी मैथिली शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है,
क्या नहीं लिखा है? साकेत, कामायनी, जयद्रथ व्रत और या फिर यशोधरा। तो देखिए कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी आपकी जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है। बाकी तीनों किसकी हैं? तो मैथिली शरण गुप्त की ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? सहसा उछली किस विधा की रचना है? तो ये आपका क्या है? यात्रा वृतांत है, ठीक है। किसका है ये? अज्ञेय जी का यात्रा वृतांत है, ठीक है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? मंगल सूत्र, ध्यान रखिएगा। मंगल सूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। नेक्स्ट है, इनमें से हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? प्रेमचंद, निराला प्रसाद या फिर सुमित्रानंदन पंत। तो इनमें किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो देखिए चिदम्बरा पुस्तक के लिए, किसके लिए? चिदम्बरा पुस्तक के लिए सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब देखिए गद्यांश है, गद्यांश का जवाब आपको खुद देना है। आप आराम से पढ़ते रहिए क्वेश्चन को, सॉरी गद्यांश को, और अंत में इसको गद्यांश के क्वेश्चन को आंसर करिए, ठीक है। मैं आप वीडियो रोक लीजिए अपना आराम से और इस गद्यांश को पढ़िए। मैं आपको बढ़ा देता हूँ गद्यांश आगे, देखिए, ठीक है। अब क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको, और उसके राइट आंसर भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप खुद कोशिश करिए और उसका क्वेश्चन को बताइए आप कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। तो देखिए जब इस गद्यांश को आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको एक ही चीज नजर आएगी, वो क्या है? सहकारिता और उसके लाभ। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बन जाएगा? इस गद्यांश का शीर्षक बन जाएगा सहकारिता के लाभ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सहकारिता का अर्थ है, सहकारिता का अर्थ क्या होता है? मिलजुल कर काम करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए। योजना के विभिन्न क्षेत्रों में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कृषकों की दशा सुधारने में। तो जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, क्या मिलेगा? अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? गद्यांश में पढ़ के आपको आंसर बताना है। तो गद्यांश के हिसाब से इसका आंसर क्या बन जाएगा? इसका आंसर बन जाएगा छोटे कृषकों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को उठाना। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं बता देता हूँ और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सहकारिता निधन किसानों का उद्धार कर सकती है। कैसे कर सकती है? आपको इसका आंसर गद्यांश को पढ़ के ही देना है। तो उनकी वास्तविक दशा का परिचय देकर, उनकी शक्तियों को अवगत होकर, उन्हें कृषि संबंधी सुविधाएं दिलाकर या फिर उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उनका आर्थिक स्तर विकसित करके। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आपको कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप पे कितने क्वेश्चन सही हुए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।